Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video we are going to be start one short revision of our chapter nature of contract of sale of goods. तो इसमें हम तीन टॉपिक्स बेसिकली पढ़ेंगे। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, सेल और हायर परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के मीनिंग से। तो सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये याद करना आपको ज़रूरी है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ईयर भी याद करना ज़रूरी है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है इसका सेक्शन 4 बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ गुड्स, जहाँ पर जो सेलर यानी जो बेचने वाला द वन हु सेल्स, जो सेलर है वो या तो अपनी ओनरशिप गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने से एग्री कर रहा है टू द बायर फॉर अ प्राइस, बायर के लिए एक प्राइस में, एट अ प्राइस। ये कौन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कौन है, ये डेफिनेशन देता है सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सिंपल मीनिंग ये है व्हेन वन पर्सन सेल गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर मनी, जब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसों के लिए गुड्स बेचता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, रवि सेल हिज मोबाइल फ़ोन टू अमन फॉर 15,000। रवि मोबाइल फ़ोन सेल करता है अमन को 15,000 में। यहाँ पर रवि सेलर है, अमन बायर है। मोबाइल जो है वो गुड है, 15,000 एक प्राइस है। सो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ ऑफ टू टाइप। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो दो टाइप की होती है, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है सेल। सेल का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर्स इमीडिएटली, कि जैसे जो रवि वाली एग्जांपल मैंने ली थी, रवि ने झट से पैसे लिए और फ़ोन दे दिया। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप ट्रांसफर्स इन फ्यूचर और आफ्टर कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। जो ओनरशिप है ना वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होती है या फिर जब जो कंडीशन हमने सेट की है जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब हम ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उससे पहले ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई ये भी सेक्शन 4 में ही है, मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो भी सेक्शन 4 में है, और ये जो दोनों चीज़ें इंक्लूसिव बताई जा रही हैं ये भी सेक्शन 4 में ही बताई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं, गुड्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ गुड्स भी थोड़ा सा देख लेंगे, ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी ज़रूरी है, प्राइस होना ज़रूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा मूवेबल ही होनी चाहिए, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। हर टाइप का गुड यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, 2 पार्टीज़, देयर मस्ट बी वन सेलर वन बायर, और दोनों डिफरेंट पार्टीज़ होनी चाहिए। अ पर्सन कांट बाय हिज ओन गुड्स, एक इंसान अपने खुद के गुड्स नहीं बाय कर सकता। एग्जाम्पल हमारे पास, प्रिया सेल्स हिज लैपटॉप टू करण, प्रिया ने लैपटॉप बेच दिया करण को। यहाँ पे प्रिया जो है वो सेलर है, करण बायर है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि बोथ आर डिफरेंट पार्टीज़ एंड देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ बायर एंड अ सेलर। वन कांट सेल हिज ओन गुड्स टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड्स, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। जो सब्जेक्ट मैटर है ना, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो गुड्स ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 आई वॉन्ट सुजेस्ट यू टू लर्न ऑल दीज। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। गुड ना हर एक वो उस गुड हर चीज़ को बोला जाता है, हर एक उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जो मूवेबल है सिवाय मनी और एक्शनेबल क्लेम्स के। एग्जाम्पल है गुड्स की फर्नीचर, कार, मोबाइल, बुक्स। और मनी इसलिए क्योंकि नहीं होता क्योंकि ये लीगल टेंडर है, ये सर्कुलेशन में ये एक कंसिडरेशन है, तो हम इसे गुड्स कैसे मान सकते हैं। और एक्शनेबल क्लेम इसीलिए क्योंकि ऑर्डिनरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि फिजिकली पोजेस की जा सके या फिर डायरेक्टली डिलीवरी जिनकी हो सके। तो एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है वो क्लेम्स जो किसी डेट को रिकवर करने के लिए किए जाते हैं या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी लीगल एक्शन के। सिंपल वर्ड में इट इज़ अ राइट टू स्यू और रिकवर मनी फ्रॉम समवन। किसी से पैसा लेने के लिए जो चीज़ हमारे पास होती है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है उसे एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, राइट। एग्जाम्पल है, रवि लेंट 50,000 टू अमन विदाउट सिक्योरिटी। रवि ने 50,000 लेंट कर दिया अमन को बिना किसी सिक्योरिटी के। नाउ रवि हैज़
ओनली ए लीगल राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम अमन। रवि के पास एक लीगल राइट आ गया अमन से पैसे लेने का। द राइट इज़ एन एक्शनेबल क्लेम। ये जो राइट है इसी को एक्शनेबल क्लेम बोल दिया जाता है। यहाँ पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और यहाँ पर लीगल एक्शन टेकअप करने की ज़रूरत कई बार पड़ती है और बहुत सारे डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं, जिस वजह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कमर्शियल गुड्स के ऊपर फोकस करता है, तो वो इनको अपनी कैटेगरी में नहीं शामिल करता। हमारे पास एग्जांपल्स हैं फर्नीचर, कार, मोबाइल, बुक्स। सो जो चीज़ें गुड्स नहीं हैं वो है लैंड, जैसे कि ये इमूवेबल है, बिल्डिंग इमूवेबल है, मनी इटसेल्फ, ये मनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शंस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है गुड्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जैसे कि शॉप के स्टॉक, जो शॉप में स्टॉक पड़ा हुआ है वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। फ्यूचर गुड्स, गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड लेटर, जैसे फ्यूचर में उगने वाली क्रॉप फ्यूचर गुड का पार्ट है। कंटिंजेंट गुड्स, गुड्स डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट्स, वो गुड्स जो अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर डिपेंड्स है, जिसका मतलब है कि गुड्स अराइविंग फ्रॉम अनदर कंट्री, मीन्स पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अनदर कंट्री से आने वाले, इसलिए कंटिंजेंट। तो ये 3 टाइप्स है ब्रॉडली हमारे पास गुड्स के। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, और जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था ना, मैंने आपको ये गुड्स वाला पॉइंट नहीं करवाया था, तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप इन गुड्स मस्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू बायर। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स की ओनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ओनरशिप मीन्स लीगल राइट ओवर गुड्स। ओनरशिप का मतलब होता है गुड्स के ऊपर किसका लीगल राइट है, जिसका भी लीगल राइट होगा वो उस गुड्स का ओनर कहलाएगा। एग्जाम्पल है अमन बाइज अ बाइक एंड बिकम्स ओनर ऑफ द बाइक। अमन ने एक बाइक खरीदी और वो उस बाइक का ओनर बन गया। यहाँ पर ओनरशिप सेलर से बायर पे ट्रांसफ़र हो गई। प्राइस, ट्रांसफ़र मस्ट बी फॉर मनी कंसिडरेशन। जो ट्रांसफ़र है वो मनी की कंसिड्रेशन के लिए होना चाहिए, मीन्स जो हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बदले हमें कंसिड्रेशन मिलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी। इफ़ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स ओनली, अगर गुड्स के बदले में भेजे जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, तो ये बार्टर कहलाता है, सेल नहीं कहलाता, क्योंकि सेल हमेशा मनी की फॉर्म में होती है। आप पार्शियल फॉर्म में मनी, पार्शियल फॉर्म में गुड्स भी सेल कहलाई जा सकती है, उसको भी सेल बोला जाता है। एग्जाम्पल है कार सोल्ड फॉर 5 लाख, ये सेल है। कार एक्सचेंज फॉर बाइक इज़ ओनली अ बार्टर। लेकिन अगर कार को हमने बाइक के बदले दिया और साथ में 20,000 दिए तब ये सेल कहलाएगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल है इफ़ कंसेंट इज obtained फ्रॉम फ्रॉड, थ्रू फ्रॉड, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड, वो वॉइड हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ओनली, सेल ऑफ गुड्स में हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ओनली मूवेबल गुड्स कैन बी सोल्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, हाउस, ये इस चीज़ों में, इन चीज़ों में कवर नहीं होता हमारा, ये सारी चीज़ें सेल के कंटेक्स्ट में नहीं इंक्लूड होती इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय सेलर टू बायर। जो गुड्स हैं वो सेलर ही डिलीवर करे बायर को। डिलीवरी में भी एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अब इन तीनों को हम पढ़ते हैं। एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर। जब गुड्स फिजिकल फॉर्म में सेलर्स के द्वारा बायर को दिए जाते हैं उसे एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। जैसे सेलर ने मोबाइल फ़ोन दिया बायर को। दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी, इफ़ समथिंग रिप्रेजेंटिंग द गुड्स इज़ डिलीवर्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल गुड, कोई ऐसी चीज़ जो गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे आप एक्टिवा लेते हो तो आपको एक्टिवा की आरसी मिल गई, इट मीन्स जो चीज़ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके पास है, वो आपके नाम पर है। हैंडिंग ओवर कीज़ ऑफ वेयर हाउस, गराज की या फिर वेयर हाउस की चाबियाँ आपको दे देना, इट मीन्स आपके पास वो चीज़ है, डिलीवरी होगी है, सो इट इज़ सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, when a third person holding the goods agrees to hold them on behalf of the buyer, जब कोई थर्ड पर्सन मान जाता है कि वो गुड्स को लेगा खरीदार के बिहाफ के ऊपर। मान लो वेयर हाउस कीपर एग्रीज दैट गुड्स नाउ बिलोंग टू द बायर। जो वेयर हाउस का मालिक है, वेयर हाउस रखने वाला कीपर जो है, वो मान जाता है कि ये बायर को बिलोंग करता है, ये वाला वेयर हाउस, ये वाला सामान रखने का गोडाउन। तो इस केस में हम कह देते हैं कि इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, जब थर्ड पर्सन किसी इंसान का गुड रखता है बट ओनरशिप
बायर की ही रहती है। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है जब हम एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में हैंड ओवर करते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे गुड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जब हम वो दे देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है जब थर्ड पर्सन बायर के बिहाफ के ऊपर गुड्स को रखता है अपने पास, उसे भी डिलीवरी ही मानी जाती है। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स आर कवर्ड, इसमें स्पेसिफिक गुड्स, जनरल गुड्स, हर टाइप के गुड्स आते हैं जो बिके जा सकते हैं। हमारे पास केस आता है रोलैंड वर्सेस दिवाली 1923। सो रोलैंड वर्सेस दिवाली केस में हमारे पास है कि कार वाज सोल्ड टू अ बायर। एक गाड़ी बायर को बिकी। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द सेलर हैड नो ओनरशिप। बाद में पता चला कि जिसने बेची उसके पास तो ओनरशिप थी ही नहीं। जजमेंट ये आई, बायर रिकवर्ड फुल प्राइस बिकॉज ओनरशिप नेवर लीगली ट्रांसफर्ड। बायर ने वो सारे पैसे वापस ले लिए क्योंकि ओनरशिप कभी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी उससे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सेलर मस्ट हैव प्रॉपर टाइटल टू द गुड। सेलर के पास गुड का टाइटल होना चाहिए, वैलिड टाइटल होना चाहिए। हम डिफरेंस देखते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का मतलब है व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर्स इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू बायर, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर्स एट फ्यूचर डेट और आफ्टर कंडीशंस इज़ फुलफिल्ड। या तो फ्यूचर डेट पे या फिर जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। सेल की एग्जांपल है रोहन बायज अ टीवी टुडे एंड टेक्स ओनरशिप इमीडिएटली, ये सेल है। एग्रीमेंट टू सेल की एग्जांपल है और डीलर एग्रीज टू सेल अ कार आफ्टर फुल पेमेंट नेक्स्ट मंथ। एक डीलर मान गया कि मैं ये गाड़ी बेच दूंगा अगले महीने जब मेरे को फुल पेमेंट मिल जाएगी। कंडीशन भी रख दी और फ्यूचर डेट भी डिसाइड कर दी। तो यहाँ पे ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई, बाद में होगी, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। अब डिटेल टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखते हैं। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है, एग्रीमेंट में फ्यूचर में ट्रांसफ़र होती है। सेल एग्जीक्यूटेड नेचर का है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी नेचर का है। सेल में जो रिस्क है वो बायर का होता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर रिस्क सेलर का होता है। ओनरशिप बायर की, वहाँ पे सेलर की। जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क भी उसी का ही होता है। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी बायर को राइट मिलता है। जब किसी को ओनरशिप मिलती है ना, उसके लिए एक राइट इन रेम बन के आता है। मीन्स पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उसका एक राइट बन जाता है, कोई उसे अपना क्लेम नहीं कर सकता। बायर गेट्स ओनली पर्सनल राइट्स, वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल में ना सिर्फ राइट इन पर्सनम क्रिएट होता है कि सिर्फ दूसरे इंसान से वो ये कह सकता है कि ये गाड़ी मेरी है। वो तो किसी तीसरे इंसान को नहीं कह सकता कि तुम ऐसे अपनी गाड़ी मत कहो, क्योंकि अभी तो आपको वो ओनरशिप मिली ही नहीं। क्या पता आप मत लो या आपको वो ना दे और वो किसी और को बेच दे। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर्स, अगर बायर इंसॉल्वेंट है तो सेलर अपने गुड्स को रिकवर नहीं करवा सकता। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल में बायर इंसॉल्वेंट पता चले तो जो सेलर है वो डिलीवरी करने से मना कर देगा। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया फिर उस केस में, सेल के केस में भी बायर अपने गुड्स को रिकवर करवा सकता है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल में बायर जो हमारा सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसकी सेल ना एग्जीक्यूट होने की वजह से। इमीडिएट डिलीवरी हो जाती है, वहाँ पे फ्यूचर डिलीवरी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया हु सो एवर इज़ द ओनर बियर्स द रिस्क। इफ़ ए सेल्स ए सी टू बी, अगर ए ने ए सी बी को बेचा आज, ओनरशिप बिकेगी। डिलीवरी से पहले ए सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस विल बी बोर्न बाय बी। ये लॉस बी बोर्न करेगा क्योंकि वो ओनर था, उसके यहाँ से गुड्स चले गए तो वो बायर तक पहुँचे या ना पहुँचे वो बायर के ही कहलाए जाएंगे क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। दूसरा हमारे पास केस है हॉवली वर्सेस कॉपलैंड। इसमें क्या है, फार्मर एग्रीज टू सेल पोटैटोज ग्रोन ऑन हिज फार्म, क्रॉप फेल्ड नेचुरली, जिस वजह से वो नहीं बेच पाए क्योंकि फसलें ख़राब हो गई। अब जजमेंट ये आई एग्रीमेंट बिकेम वॉइड बिकॉज गुड्स पेरिश बिफोर ओनरशिप ट्रांसफर। अब जो टाइटल है, सब्जेक्ट वही नहीं है हमारे पास, तो उसके रिलेटेड हम सेल कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंस ये है एग्रीमेंट टू सेल में बिकम वॉइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। जो एग्रीमेंट टू सेल हमने करा था वो वॉइड हो सकता है अगर गुड्स ही डिस्ट्रक्ट हो गए, ख़राब हो गए। अब देखते हैं सेल एंड हायर परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हायर परचेज का मतलब होता है गुड्स आर गिवन ऑन रेंट फर्स्ट, पहले आपको किराए पे दिए जाते हैं, एंड ओनरशिप ट्रांसफर्स ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आप पेमेंट्स कर लेते हैं फिर आपको ओनरशिप भी दे देते हैं। एग्जाम्पल मान लो
पर्सन टेक्स अ टीवी ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर 2 ईयर्स। हर महीने वो इंस्टॉलमेंट देगा इस टीवी के लिए 2 सालों तक, और ये हायर परचेज पे वो ले गया। ओनरशिप उसे नहीं मिली अभी तक। ओनरशिप तभी मिलेगी जब फाइनल इंस्टॉलमेंट वो पे कर देगा। सो ये क्या है, हायर परचेज है। सेल का तो मतलब हमें पता ही है। हम इनका डिफरेंस देखते हैं। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है वहाँ पर फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद। ये कंप्लीट सेल होती है। वो बेलमेंट का मतलब है जब हम किसी को गुड्स देते हैं कुछ समय के लिए बहुत सारे कारणों की वजह से, प्लस ऑप्शन टू बाय, मीन्स बेलमेंट तो मिली है, साथ में ऑप्शन भी है खरीदने का। राइट टू रिटर्न गुड्स, बायर गुड्स को रिटर्न इजीली नहीं कर सकता सेल के केस में। हायरर में रिटर्न गुड्स, और जो हायरर है वो गुड्स को इजीली रिटर्न कर सकता है। पेमेंट, प्राइस पेड इमीडिएटली और लेटर। प्राइस इमीडिएटली पे किया जाता है या फिर थोड़ी देर के बाद पे किया जाता है सेल में, लेकिन हायर परचेज में वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। सेलर का राइट क्या होता है सेल में, सेलर कांट रीपोजेस आफ्टर सेल, सेल के बाद वो रीपोजेस नहीं कर सकता, मीन्स वापस गुड्स को नहीं मंगवा सकता। हायर परचेज में ओनर रीपोजेस कर सकता है अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है बायर इंस्टॉलमेंट्स पे आउट करने में। रिस्क की बात करें तो बायर बियर्स रिस्क आफ्टर सेल, जो बायर है वो रिस्क बियर करता है सेल होने के बाद क्योंकि उसे ओनरशिप मिल जाती है। हायर परचेज में ओनर बियर करता है रिस्क जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। क्या पोजीशन है बायर की, बायर बिकम्स ओनर, वहाँ पे हायरर ही रहता है क्योंकि उसके पास सिर्फ पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, बायर कैन पास गुड टाइटल, बायर के पास एक गुड टाइटल आ जाता है और इसका वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है ओनरशिप। हायरर कांट पास गुड टाइटल बिफोर ओनरशिप, हायरर के पास गुड टाइटल नहीं होता क्योंकि उसके पास ओनरशिप भी नहीं आई होती। अब इजी एग्जांपल देखते हैं। सेल का एग्जांपल है, रिया बाइज अ स्कूटर फॉर 80,000, ओनरशिप ट्रांसफ़र इमीडिएटली इवन इफ़ शी पेज लेटर, अगर वो थोड़ी देर 1-2 दिन बाद भी पे आउट कर देना फिर भी ओनरशिप उसे मिल गई है, ये सेल है। हायर परचेज में क्या है, रिया टेक्स स्कूटर ऑन 5,000 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, अब वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही है, अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करेगी वो हर महीने 5,000, कंपनी स्कूटर को वापस ले जाएगी। ओनरशिप फाइनल पेमेंट के बाद ही ट्रांसफ़र हो सकती थी, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं करी एक इंस्टॉलमेंट की, तो स्कूटर वापस ले जाया गया। ये हायर परचेज़ है। अब हमारे पास केस आता है हेल्बी वर्सेस मैथ्यूज़ का 1895। गुड्स वर गिवन अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट में गुड्स दिए गए थे, मीन्स गुड्स को बेलमेंट दी गई थी, साथ में बाय करने की ऑप्शन भी थी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट करके। हायरर सोल्ड गुड्स बिफोर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट, हायर ने उस गुड्स को आगे बेच दिया इंस्टॉलमेंट्स पे आउट करने से पहले। यहाँ पर वही पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, कि आप ट्रांसफ़र कर सकते टाइटल को, तो आंसर है नो। अब जजमेंट क्या हुई, हायरर वाज नॉट अ ओनर सो कुडंट ट्रांसफ़र द ओनरशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ओनरशिप इन हायर परचेज रिमेन्स विद द ओरिजिनल ओनर अंटिल द फुल पेमेंट इज मेड। सो सेल का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली फॉर अ प्राइस, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन फ्यूचर, एंड हायर परचेज का मतलब है सिस्टम वेयर गुड्स आर हायर्ड विद ऑप्शन टू परचेज आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट्स, जहाँ पर गुड हायर किया जाता है इस ऑप्शन पे कि वो परचेज़ किया जा सकता है सभी इंस्टॉलमेंट्स को पे आउट करने के बाद। इंसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने पढ़ा कि 2 पार्टीज़ होने ज़रूरी हैं, गुड्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी ज़रूरी है, एक प्राइस के लिए होना ज़रूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ज़रूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए होना ज़रूरी है और डिलीवरी होनी ज़रूरी है। सेल वर्सेज एग्रीमेंट टू सेल में हमने पढ़ा कि सेल प्रेजेंट ट्रांसफ़र है, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर ट्रांसफ़र है। रिस्क जो है वो बायर का होता है सेल के अंदर, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क होता है सेलर का। सेल वर्सेज हायर परचेज में हमने पढ़ा कि सेल होता है ओनरशिप जब इमीडिएटली देते हैं, हायर परचेज होता है जब ओनरशिप इंस्टॉलमेंट्स के बाद दी जाती है। सेलर यहाँ पे सेल के केस में गुड्स को रिपोजेस नहीं करवा सकता, लेकिन जो ओनर है वो हायर परचेज के केस में गुड्स को रिपोजेस करवा सकता है। सेक्शन 4 याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन 4 में ही हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन मिलती है, जिसमें हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल का दोनों इंक्लूसिव मैनर फॉर्म में देखते हैं कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। अब कुछ केसेस हैं हेल्बी वर्सेस मैथ्यूज़, जिसमें हमने बात करी थी हायर परचेज और ओनरशिप के बीच में डिफरेंस की, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।